हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यह बीकॉम थर्ड ईयर आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का है। आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चंस के सॉल्यूशनों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है। क्वेश्चन पेपर आप मैच कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ है मेरे सहयात्री नामक रचना गद्य की कौन सी विधा है। गा शु का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे रा होना चाहिए गा की जगह। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सभी इनके आंसर देखेंगे। कंप्यूटर का जनक कौन है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। एंड पंचशील का संबंध कौन से धर्म से है। ये हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन पेपर पहले हम देख रहे हैं, आफ्टर हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन भी देख ही लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है मेरे सहयात्री क्या है, तो यह एक संस्मरण है। एंड अगर हम बात करें तो गुशु का फुल फॉर्म जो है गा की जगह रा होना चाहिए, तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एंड जो कंप्यूटर हैं उनके जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। एंड हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। एंड पंचशील का संबंध किससे है, तो पंचशील का जो संबंध है फ्रेंड्स वह बौद्ध धर्म से है। एंड अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप मैच कर लीजिए। नर्मदा के तट के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ईमेल क्या है, समझाइए। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे यहाँ पर। एंड पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट जो क्वेश्चंस में आंसर्स यहाँ पे सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड भाषा किसे कहते हैं, अथवा में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के। और अगर हम थर्ड की बात करें तो टूटते हुए एकांकी के परिवार का परिचय है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अथवा की बात करें तो लोकनाट्य माच का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। एंड थर्ड क्वेश्चन का हम देखेंगे ईमेल क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। इनके आंसर हम देख लेते हैं। नर्मदा के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे नर्मदा केवल नदी नहीं है बल्कि यह हमारा संस्कृति की वाहक भी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा का स्वच्छ जल व दूर तक फैली हरियाली और तट पर बसे हजारों गांव तथा नहर इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नर्मदा के उद्गम से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसका एक नाम रेवा भी है जो कि कालिदास के मेघदूतम में दिया गया है। इसकी गति और चट्टानों से गिरने के कारण इसे रेवा कहा जाता है। इसे रेवा क्यों कहा जाता है, तो ये वाल्मीकि जो कालिदास जी हैं उनके मेघदूतम जो महाकाव्य खंड काव्य है उसमें यह बताया गया है कि जो रेवा उसी में नाम दिया गया है। रेवा क्यों दिया गया है, तो जब यहाँ ऊंची चट्टानों से गिरती है तो उसमें जो साउंड आता है चट्टानों से गिरने के कारण ही इसे रेवा कहा जाता है। एंड तीर्थों के घाटों पर हर हर नर्मदे बोलकर भक्तों का नदी में स्नान कर अपना अर्पण तर्पण करना इसकी शोभा में वृद्धि करता है। रात्रि के समय नर्मदा की आरती व दीपदान का मनोहारी दृश्य अवर्णनीय है। ओमकारेश्वर के घंटे की ध्वनि से नर्मदा मैया प्रसन्न होती हैं और नर्मदा के कल कल लहरें रात के सन्नाटे में भोलेनाथ को प्रफुल्लित करती है। नर्मदा नदी की तीव्र गति प्रतापों में दिखाई पड़ती है। इसके तट पर बसे जबलपुर, बेड़ाघाट, अमरकंटक और
शूल्य तीर्थ की समृद्धता नर्मदा की कहानी स्वतः ही बयान करती है। सो फ्रेंड्स, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट सौंदर्य का वर्णन। एंड नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, ईमेल क्या है। तो ईमेल क्या है? ईमेल संदेह संप्रेषण की एक ऐसी विधि है। फ्रेंड्स, अगर मैं फास्ट हूँ तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं एंड क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिएगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से विजिबल हो। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ईमेल क्या है। ईमेल संदेश संप्रेषण की एक ऐसी विधि है जिसमें प्रेषक व प्राप्तकर्ता कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं। तकनीकी रूप से ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डॉक्यूमेंटों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने को कहा जाता है। इस प्रकार ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम संचार संसाधन के माध्यम से कंपोजिंग करने, संग्रहित करने तथा प्राप्त करने की विधि है। सो फ्रेंड्स, यह है ईमेल। एंड सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। सो पत्रकारिता का आशय क्या है? भारत में पत्रकारिता का उदय बहुत सामान्य रूप से हुआ है। नारद मुनि को पत्रकारों का पूर्वज माना जाता है। महर्षि नारद अपने समय में विश्व के सभी स्थानों का भ्रमण करके समाचार संचय और प्रचार प्रसार का कार्य करते थे, जिससे संबंधित व्यक्ति तदनुसार अपना कार्य संपादन कर सके। नारद के कार्यों में जनहित की भावना ही रहती थी। वास्तविक पत्रकारिता में उस बात को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए जिससे जनता सोचती है। इसी कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता का मूल अधिकार माना गया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे आपको डिलीवर करके बता रहा हूँ। सो अगर मैं फास्ट अगर बोल रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को पॉज जरूर कर लीजिएगा। माना गया है प्रेस वास्तव में ही जन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, समाचार पत्र का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागरूक करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है। वास्तव में समाचार पत्र वर्तमान इतिहास का मुख्य प्रवक्ता होता है और इतिहास हर उस कार्य से बनता है जो जनता के हित में है, जिसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित होता है एवं जिससे जनता की रुचि परिकृत होती है। नेपोलियन का यह कथन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग शिकायतखोर, टीकाकारक, सलाहकार, बादशाहों के प्रतिनिधि और राष्ट्र के शिक्षक होते हैं। चार विरोधी अखबार हजार संगीनों से अधिक खतरनाक माने जाते हैं। सो अब हम खंड 7 देख लेते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्नों का। यह लघुत्तरी प्रश्न के आंसर थे। एंड दीर्घोत्तरी में 5वें नंबर का क्वेश्चन, वघेली लोक साहित्य पर प्रकाश डालिए एंड एक अच्छे प्रारूपण की विशेषता लिखिए। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे या इसके लिए जगह आप छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपको। अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचार पर प्रकाश डालिए। एंड 8वें नंबर का क्वेश्चन में हम देखेंगे इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, अनुवाद की परिभाषा दीजिए तथा अनुवाद के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन है एंड हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के शब्द
ट्रांसलेशन का पर्यायवाची है। इसका अर्थ होता है पारवाहन। पार अर्थात अन्यत्र, दूसरी ओर, तथा वाहन का अर्थ होता है ले जाना। इस प्रकार किसी वस्तु को एक स्थान से अन्यत्र या दूसरी ओर ले जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवाद वस्तुतः जटिल भाषिक प्रक्रिया का परिणाम या उसकी परिणति है। अनुवाद की प्रक्रिया बहुस्तरीय है। उसका एक स्तर विज्ञान की तरह विश्लेषणात्मक है तो क्रमबद्ध विवेचन की अपेक्षा यह रखता है। प्रयोजन हिंदी के साथ साथ वर्तमान में एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम के रूप में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व फलक पर तेजी से आविर्भूत होते ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनेक विधि क्षेत्रों का फैलाव समस्त जगत में तीव्र गति से हो रहा है। ज्ञान विज्ञान के उक्त सभी क्षेत्रों, देश विदेशों की संस्कृति तथा देश के प्रशासन आदि को यथाशीघ्र सुनिश्चित ढंग से अभिव्यक्ति देने में एक सहायक अनिवार्य तत्व के रूप में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्वयं सिद्धांत है। निष्कर्षतः अनुवाद के प्रमुखतः 3 उद्देश्य हैं। दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, दूसरी भाषा की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति एंड विचार विनिमय। थर्ड पॉइंट है अनुवाद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शब्दानुवाद। शब्दानुवाद में क्या होता है? शब्दानुवाद में मूल भाषा का दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। मूल भाषा की शब्द योजना और का वाक्य विन्यास को यथावत अनुवाद की भाषा में रखा जाता है। यह शब्दशः अनुवाद उनका अनुवाद होता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्रम के अनुसार ही अनुवाद के क्रम रखा जाता है। इसमें कई बार वाक्य का सही अर्थ ध्वनित नहीं होता है और कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एंड भावानुवाद देखेंगे हम नेक्स्ट। भावानुवाद में क्या होता है? शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद पाठक को अधिक समझ में आता है। इसमें शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद का ध्यान न देते हुए उस वाक्य या वाक्यों के भावगत पर नज़र रखी जाती है और अनुवाद का लक्षण मूल भाव को उजागर करना होता है। लेकिन अनुवादक इस कार्य में अपने विचारों का सम्मिश्रण नहीं कर सकता, केवल वह भावानुवाद करता है। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो पर्याय या रूपांतरण अनुवाद। इसमें क्या होता है? इसमें अनुवादक की पूरी मनमानी रहती है। वह इसमें अनुवादक की पूरी मनमानी रहती है। वह यथेप परिवर्तन करता है, अपनी बातों विचारों का समावेश करता है, लेकिन मूल पाठ के उद्देश्य अथवा विचार से भटकता नहीं है, वरन उसमें कई ऊर्जा और चेतना भर देता है। सो फ्रेंड्स, यह था इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों को संक्षिप्त में बताइए। गांधी जी लिखते हैं कि सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा है, उसी तरह प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकों के लिए उसका वर्णन करके चित्त में शांति का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने आशा यह रखी है कि
इससे पाठक को में जो है सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी। जैसे कि प्रयोग करते हुए मैंने आनंद लूटा है और आज भी लूट रहा हूँ। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन प्रकरणों के पन्ने पन्ने से यह प्रतीत न हुई हो कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूँ। ऐसा व्यापक सत्य नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीवन मात्र के प्रति आत्मवद प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वह जीवन में के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी पूंजी मुझे राजनीति में खींच लाई है। जो मनुष्य यह कहता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता है। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता और ना ऐसा कहने में मैं अभिनय करता हूँ। यह था सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों की संक्षिप्त टिप्पणी की हुई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित कीजिए। यह क्वेश्चन हम का आंसर देख रहे हैं एंड यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार नए नए आयाम तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो कि अपने आपके सामने उपलब्ध हो पर कार्य किया जा सकता था। फिर एक ही स्थान पर उपलब्ध कुछ कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर लोक एरिया नेटवर्क बनाया गया, जिससे कि उपयोगकर्ता इन सभी कंप्यूटरों पर उपलब्ध सूचना को किसी भी एक कंप्यूटर पर कार्य करते हुए प्राप्त कर सकता है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ दूरस्थ स्थिति कंप्यूटरों को जोड़कर वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण भी संभव हो गया। विश्व भर में स्थित अलग अलग कंप्यूटरों, लोक एरिया नेटवर्कों तथा वाइड एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला तंत्र इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट को प्रत्येक उपयोगकर्ता अपनी दृष्टि से अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स टेलीफोन लाइन का उपग्रह माध्यम से आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर उपयोग द्वारा विश्व भर में संदेश व सूचनाओं का आदान प्रदान करने का साधन इंटरनेट है। सभी लोगों के अलग अलग विचार है। थर्ड, अगर हम देखें तो किसी समस्या के निदान या आवश्यकता पड़ने पर विश्व भर से सहायता प्राप्त करने का साधन इंटरनेट है। एंड फोर्थ का अगर हम देखें, सूचना या जानकारी तीव्रतम गति से विश्व भर में वितरित करने का साधन इंटरनेट है। भविष्य में अगर हम नेक्स्ट देखें तो भविष्य की तकनीकी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव होगी। एंड सिक्स है, कुल लोग इंटरनेट को समय काटने का समय व्यर्थ करने का साधन मानते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में उपरोक्त समस्त तथ्य सत्य है, लेकिन इसमें से कोई भी पूर्ण परिभाषा नहीं है। आज इंटरनेट का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। इंटरनेट को विज्ञान की प्रगति की सर्वोच्चतम मिसाल माना जा रहा है। इंटरनेट की सही परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी प्रसारण क्षमता युक्त कंप्यूटर का संग्रहित सूचना वितरित करने तथा विभिन्न कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य सहयोग व संपर्क का माध्यम है, जिसमें
कि बिना किसी धर्म देश के भेदभाव के सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। आज तीव्र प्रगति विस्तार के चलते कंप्यूटर सूचना प्राप्ति एवं आदान प्रदान का प्रमुखतम साधन बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर नवीनतम जानकारी बिना किसी देरी एवं बड़ी आसानी से घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। विश्व की दूरियां मानो समाप्त हो गई है। संपूर्ण विश्व तेजी से एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रहा है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी महत्वपूर्ण संचार साधन है। इसका निरंतर विकास हो रहा है, परंतु इस प्रकार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का स्वामित्व नहीं है। वास्तव में विभिन्न सरकारें इस पर कार्य कर रही है। सो फ्रेंड्स, यह था इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता और महत्व को समझाया हुआ है। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।